ठीक है। तो ट्रोजन और वर्म, ट्रोजन is a communicable, having communicable behavior, whereas worm having non communicable behavior. ठीक है, ओके। तो so trojan is more dangerous than the worm. You can say that communicable होगा तो ज्यादा डेंजरस होगा। ओके, ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन है उसके नेचर के आधार पे, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के आधार पे। ये कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये एंटीवायरस उसके नेचर के आधार पे बताता है कि ये ट्रोजन पकड़ा गया, ये वर्म पकड़ा गया, ये एंटीवायरस बताती है। किसी वायरस का इस नाम से वायरस नहीं आता, वो क्लास है उसका, ओके। लेकिन वायरस के नाम नहीं होते हैं ऐसा भी सही नहीं है, वायरसेस के नाम होते हैं। क्योंकि नहीं होते हैं तो पिछले 2-3 साल पहले जो रैंसम वायरस आया था उसका नाम कैसे रैंसम वायरस दे दिया गया? नाम था तब ना उसका रैंसम वायरस लोग कहा, ठीक है। तो वायरसेस के नाम होते हैं। अब मान लेते हैं कि डेवलपर नहीं दिया तो जो भुगत रहा है उसने कुछ नाम दे दिया उसका, ठीक है। तो ऐसे कई वायरसेस हैं, ठीक है। जैसे एक वायरसेस है फ्राइडे 13th, फ्राइडे वायरस का नाम है, ठीक है। क्यों भाई? तो ये कहता है कि कभी भी आपके सिस्टम में एंटर करके आ गया, ठीक है, तो चुपचाप आपके सिस्टम में बैठा रहे, आपके सिस्टम को कोई हार्म नहीं पहुंचाए। सर ये क्या कह रहे हैं, वायरस है हार्म नहीं पहुंचाएगा? हाँ, क्योंकि आज फ्राइडे नहीं है ना, ठीक है। सर आज तो फ्राइडे है, तो आज 13 तारीख नहीं ना है, फ्राइडे भी हो और 13 भी हो, ठीक है, ओके। तो जैसे ये हुआ वो एक्टिव हो जाएगा और शुरू कर देगा अपना। अब वो इनएक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर उस तारीख के पहले कभी भी आया तो चुपचाप आपके सिस्टम में बैठा रहेगा, ठीक है। दिस इज द फ्राइडे 13th नेचर, गूगल में टाइप कीजिएगा मिल जाएगा। एक वायरस आता है उसको हैप्पी बर्थडे वायरस बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो इसका भी एक अपना टेन्योर होता है। अब जैसे ये आ गया, मान लीजिए अभी आया, तो हो सकता है ये अभी नहीं अपने आप को इनिशिएट किया, ठीक है। इसका जो भी टेन्योर है कि भाई हम आने के 15 दिन के बाद अपने आप को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को इनिशिएट करेगा आपके स्क्रीन पे एक मैसेज देगा हैप्पी बर्थडे, तो समझ जाइए अरे किसका बर्थडे है भाई, ठीक है। यानी सारे प्रोसेस को रोक के स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा हैप्पी बर्थडे, तो समझ जाइए कि हैप्पी बर्थडे नाम का वायरस इंटर कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे हजारों वायरसेस है, मैं कुछ का नाम आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है। एक वायरस आता है उसका नाम है रेन ड्रॉप वायरस, रेन ड्रॉप वायरस, इसके बिहेवियर के आधार पर, ठीक है। अगर मान लीजिए रेन ड्रॉप वायरस आपके सिस्टम में आ गया, ठीक है, रेन ड्रॉप वायरस आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, और इनिशिएट भी हो चुका है, यानी अपने आप को एक्टिवेट भी कर चुका है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आप कुछ भी एमएस वर्ड खोले हैं, वहीं पे भी कुछ मैटर टाइप कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा रवि, तो जैसे लिखेंगे रवि, ठीक है, वो क्या होगा, रेड बारिश की बूंद की तरह वो स्क्रीन पे क्या होने लगेगा, टपकने लगेगा, ठीक है। फिर ए लिखे, वो वहां से क्या हो जाएगा, टपक जाएगा। भी लिखे, वहां से क्या हो जाएगा, टपक हो जाएगा, टपक के डिसअपियर हो जाएगा, लेटर टपक जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? मास्क हटाओ तो बूंद नहीं टपकेगा क्योंकि बारिश नहीं करा रहा है, हाँ। बारिश का बिहेवियर है, काम किस पे करेगा, कैरेक्टर पे, जो मैटर आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रवि लिख रहे हैं ना, तो रवि में 4 लेटर, उस चारों लेटर के पानी की 4 बूंद मान लिया, और उसी को क्या करने लगा, स्क्रीन पे ही क्या करने लगा, टपकाने लगा। तो जैसे आर टाइप किए ना, जहां पे भी किए होंगे वहां से वो स्क्रीन के कहाँ आ गया, नीचे पे, और नीचे आने के बाद वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब आपका डाटा तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन किस बिहेवियर के साथ, रेन ड्रॉप बिहेवियर के साथ,
ठीक है, ये रेंट्रॉप वायरस का क्या है। ओके, ये सब जितने वायरसेस दिए हैं आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ऐसे सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। ओके, अब वायरस में क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है। एक तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल हो गया, वो तो बिहेवियर हो गया उसका। इसमें टाइप्स है, ठीक है, कि आएगा तो सिस्टम में कैसे इन्फेक्ट, पूरा सिस्टम को बर्बाद करेगा, तो ये सबका टाइप। एक को बोला जाता है बूट इन्फेक्टर वायरस। क्या बोला जाता है? इन्फेक्टर। बूट सेक्टर का नाम सुने होंगे, मोबाइल में भी होता है, ठीक है, और जो एंड्रॉयड होता है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसी में रहता है, ठीक। तो एक होगा बूट सेक्टर, बूट इन्फेक्टर वायरस। दूसरा होता है .exe.com वायरस, ठीक है, और तीसरा होता है सिस्टम इन्फेक्टर वायरस। सब आपको मिलेगा फंडामेंटल में, सुनना ज्यादा है, दिमाग में ज्यादा बैठाना है। ये चीजें फिर से आपको किसमें पढ़नी है? फंडामेंटल, ठीक है। अभी आपका पर्पस यहाँ पे है कि चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में बातें हटाई जा सके, ताकि जब आप पेपर पढ़े तो आपको दिक्कत कम से कम हो, बस यही पर्पस है, ठीक है। अभी खूब सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और दिमाग पूरा लगाइए, ठीक। तो ये तीन तरह का वायरस है, बूट इन्फेक्टर, .com.exe इन्फेक्टर और सिस्टम इन्फेक्टर, ठीक है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द बूट इन्फेक्टर, ठीक। बूट सेक्टर वो एरिया होता है हमारे कंप्यूटर में, डिस्क में। बूट सेक्टर वो एरिया, वो जगह होता है जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फाइल होते हैं। किसके फाइल होते हैं? और जब जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वो वहीं से उस फाइल को उठाता है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अगर वो नहीं उठाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा, कंप्यूटर बूट नहीं होगा, आपका मोबाइल बूट नहीं होगा। अगर कोई वायरस बूट इन्फेक्टर टाइप का है और वो हमारे सिस्टम में एंटर होता है, तो उसको आपके सिस्टम के किसी फाइल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ना ही वो कोई कम्युनिकेबल नेचर का है कि जंप करेगा, बल्कि वो नॉन कम्युनिकेबल नेचर का है। वो जाएगा कहां पे? कहीं से भी आए, वो सीधे जाने की कोशिश करेगा बूट सेक्टर एरिया में, ठीक है। कहां पहुंचेगा? बूट सेक्टर एरिया में, ओके। वो बूट सेक्टर एरिया में चला जाएगा और वहां पे जो भी फाइल्स हैं, या तो उन फाइल्स के कंटेंट को चेंज कर देगा या उन फाइल्स को डिलीट कर देगा। दो पॉइंट्स हैं, या तो चेंज करेगा या तो डिलीट करेगा, ठीक। अगर चेंज करता है तो हो सकता है अगली बार आप सिस्टम ऑन करें, डेस्कटॉप का विंडो लोगो दिखाए और फिर से रीस्टार्ट हो जाए, फिर विंडो लोगो दिखाए फिर से रीस्टार्ट हो जाए, फिर विंडो लोगो दिखाए फिर से, ठीक है। और अगर डिलीट कर दिया तो हो सकता है आप ऑन करें और आपका मैसेज आए, बायोस मैसेज दे, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि बूट सेक्टर एरिया में जितने भी फाइल्स थे जिससे सिस्टम बूट हो रहा था वो सबको क्या कर चुका है? ये बहुत खतरनाक वायरस, खतरनाक इसलिए है कि कम्युनिकेबल नहीं है, पर हमारे सिस्टम में आ गया तो अब हमारे सिस्टम को बूट, अब सीधे फॉर्मेट करके फ्रेश इंस्टॉलेशन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, ठीक सर है। तो वायरस, सर तो वायरस है जो ओएस पर इफेक्ट करता है या फिर फाइल पर इफेक्ट करता है सर? ओएस पे इफेक्ट करता है। मतलब ओएस मतलब क्या? ओएस एक सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या पर होता सर है? ऊपर, मतलब ये जैसे पूरा बात सुनो, पूरा बात, और उसके बाद अपना बात रखना। ओएस एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अगर ये ओएस पे इफेक्ट डालता है, इसका मतलब कि उसके प्रोग्राम्स पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। और ओएस के जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर एक भी फाइल को करप्ट कर दिया, ठीक है, तो आपका ओएस प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और ये तो कह रहा है कि हम जो शुरू वाले फाइल है ना, हम उन्हीं को डिलीट कर देंगे, जिससे स्टार्ट होता है ना वही नहीं रहेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा? तो सर ये कैसे पता चलेगा सर कि सब जो वायरस है वो सबसे पहले ये जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल्स रहता है सर वहीं पर इफेक्ट करेगा?
अब जहाँ ये पर सर तो हमारा अब ये हमने अब ये अगर आपके सिस्टम में हो गया और आपका सिस्टम यही बिहेवियर दे रहा है, तो इसका मतलब आपका सिस्टम वायरस इन्फेक्टेड है। और जो वायरस आपके सिस्टम में लगा है वो किस कैटेगरी का है? बूट इन्फेक्टर वायरस है। ये पहले से डिटरमाइन नहीं है, पहले से हम क्लास बना दिए हैं। किस तरह का आएगा वो हम नहीं जानते हैं, जब प्रॉब्लम होगा हम तभी बता पाएंगे कि ये इस नेचर का वायरस हमारे सिस्टम में आ गया है। और इसके आने के बाद, ठीक है, दो ही विकल्प है। एक विकल्प ये है कि बचाने की कोशिश में ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप अपने हार्ड डिस्क को ले गए और किसी दूसरे फ्रेश सिस्टम में लगा दिए और वहां के एंटीवायरस को चला के आप बूट इन्फेक्टर वायरस को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर हट गया तब तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिपेयर होके काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर नहीं हट पाया तो आपके पास फॉर्मेट करके दोबारा फ्रेश इंस्टॉलेशन करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। सर तो ये आप जो बोल रहे हैं सर कि हार्ड डिस्क को दूसरे कंप्यूटर में डाल करके सर उसको रिपेयर करने का, सर तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस में रहता है सर? ड्राइव में रहता है। तो सर अगर ड्राइव को सर हम किसी भी कंप्यूटर में अगर डालेंगे सर तो वो तो सर वही शो करेगा ना सर कि विंडो EXE फाइल इज मिसिंग। नहीं, जैसे आप अगर एक अपने ड्राइव को हार्ड डिस्क को निकाल के, जिसको C और D है, और C आपका प्राइमरी है, ठीक है, और C में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब आप C और D निकाल के ले जाइएगा तो वहां पे जब दोनों को वो रीड करेगा तो वो दोनों को, जो आपका प्राइमरी है ना यहाँ पे, वो उसको लिए सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हाँ सर बोलिए जो बोलिए। सेकेंडरी में सर, जब सेकेंडरी में तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा नहीं सर, तो बूट कैसे करेगा वो? फिर आप बात नहीं समझे। मैं बूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर हमारा सिस्टम, ठीक है, हमारा ये कंप्यूटर जिससे आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, या आप यस जिस सर, हम सिस्टम समझ से गए सर, समझ गए। अब हम समझ गए सर, टोटली सर। मतलब जैसे कि एक एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क हुआ, उसको सर अगर हमें बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे हम कंप्यूटर अपने ही में। इसी हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल बना के और उसको अच्छा। स्कैन करा देंगे एंटीवायरस से। हाँ अब सर। समझ गए हैं? यस। यस हम वेरी समझ गए, गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड, चलिए समझ गए, गुड। कम से कम दिमाग तो लगा लिए। चलिए, ये पहला क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, ये है खतरनाक वायरस, ठीक है, नॉर्मली अमूमन आता नहीं है जल्दी, ठीक है, लेकिन आ जाएगा तो परेशान बहुत करता है। दूसरा .exe.com, .exe.com वायरस, ठीक है। पहले ये .exe और .com क्या होता है? .exe और .com फाइल का एक्सटेंशन होता है। किसका एक्सटेंशन होता है? फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। एक ऐसे फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करता है, जो अपने आप को ओपन करता है, ठीक है। ये नॉर्मली जितने एप्लीकेशंस हम लोग यूज करते हैं, उन एप्लीकेशन से रिलेटेड पहला फाइल जो होता है उसी का नाम होता है .com या .exe। फॉर एग्जांपल, आप MS वर्ड को जब आप क्लिक करते हैं तो उसका एक पहला फाइल रन करता है, जब आप क्लिक करते हैं, उसका नाम होता है winword.exe। क्या नाम होता है? winword.exe। सिमिलरली एक्सेल खोलते हैं तो excel.exe रन करता है। बात आप समझ गए? ओके। ये फाइल है तो वो एप्लीकेशन ओपन होगा, ये फाइल नहीं तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बावजूद भी ओपन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। यानी .com और .exe वैसे फाइल होते हैं जो एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं और उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। क्या करते हैं? ओपन करते हैं। ये है तो ओपन होगा, ये नहीं है तो ओपन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? अब कहता है कि अगर .exe.com टाइप का वायरस आ गया तो इसको बाकी कुछ से मतलब नहीं है। ये जितने एप्लीकेशन है ना, उन सब का .exe.com, और ये कम्युनिकेबल नेचर का होता है। ये क्या करेगा? .exe और .com सबको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। हो सकता है अगली बार आप आए, MS वर्ड स्टार्ट करें, टॉर्च घुमाने लगा, MS वर्ड नॉट फाउंड। अरे तेरी, तो अभी तो किए थे, अभी हम कुछ किए भी नहीं है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वायरस आ गया है और MS वर्ड से रिलेटेड जो EXE फाइल था उसको क्या कर दिया है। ठीक है। अब एंटीवायरस चलाइए, उसको हटाइए, फिर से MS वर्ड क्या है उसको रिपेयर कीजिए, ठीक है, रिकवर कीजिए, फिर से आएगा EXE, तब आप यूज कर सकते।
ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे सबका exe और .com फाइल क्या करता जाएगा, रिमूव करता जाएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक। थर्ड टाइप, बेसिकली इन तीन टाइप पे बांटा गया है। थर्ड टाइप इज कॉल्ड system infector virus. System infector virus. We know every hardware in the computer, every hardware parts, okay, and the computers run with the driver, with the related driver. Okay, keyboard running with the driver, related driver. Mouse is also running with the related driver. Okay, monitor is also running with the related driver. जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सब किन से रन कर रहे हैं, रिलेटेड ड्राइवर. दिस पेन टैब इज आल्सो रनिंग विद द रिलेटेड ड्राइवर. ड्राइवर, ये जो सिस्टम इन्फेक्टर है ना, इसका जो फोकस है वो सिर्फ ड्राइवर से. किससे क्या है, ड्राइवर. वो सारे चीज को ड्राइवर को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है. कभी VGA का ड्राइवर डिस्ट्रॉय कर दिया, अरे तेरी तो कलर सब गायब होने लगे. कभी ऑडियो का ड्राइवर डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी गाना सुन रहा था, गाना नहीं लिख रहा है, नहीं काम कर रहा. ठीक है, मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? ओके. कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस टच पैड काम करना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि आपके ड्राइवर को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है. ठीक है, अब उसका इलाज कीजिए, दोबारा ड्राइवर को री इंस्टॉल कीजिए या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा रिपेयर कीजिए, तब फिर सारे ड्राइवर्स आएंगे और वो प्रॉपर्ली काम करेगा. पॉइंट क्लियर? इसी तीन कैटेगरीज में सारे वायरसेस आपके डिवाइड किए गए हैं. ठीक है, ओके. बाकी जो वायरसेस है, कॉमन वायरसेस है, वो हो सकता है कोई आए उसको सिर्फ फाइल से मतलब है, एप्लीकेशन फाइल से मतलब है. कुछ वायरस होते हैं कि फाइल के साइज को ही सिर्फ क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. ठीक है, कम्युनिकेबल भी हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकता है. अगर नॉन कम्युनिकेबल है, इस फाइल को इन्फेक्टेड है, इस फाइल की साइज है 1 MB, अगली बार में कर दिया, अगली बार में कर दिया, अगली बार में कर दिया, आपका डिस्क क्या हो रहा है, एक ही फाइल से क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे. ठीक है, हो सकता है ये कम्युनिकेबल नेचर का हो, यानी इस पे इन्फेक्ट किया, इसको तो 1 से 2, 2 से 4 कर ही रहा है, जंप भी करके इसमें गया, इसको भी 1 से 2, 2 से क्या करने लगा, 4. जल्दी से वो आपका सिस्टम क्या हो गया, पता चला कि डिस्क जो है वो फुल हो गया. हम कुछ किए नहीं है, हार्ड डिस्क फुल हो गया. ना कोई मूवी रखे हैं, ना कोई सॉन्ग्स रखे हैं, हार्ड डिस्क फुल हो गया. ठीक है, नहीं वो दूसरा चीज है, वो बहुत थोड़ा रहता है. मतलब ऐसा अचानक हो जाए कि 150 GB बाकी है और 5 दिन के बाद आपको पता चले कि 1 GB रेस्ट रह गया, आप किए कुछ भी नहीं. ठीक है, तो समझ जाइए कुछ ऐसा आपके सिस्टम के अंदर में हो रहा है जो अपने आप को रेप्लिकेट करके साइज को बढ़ा रहा है. देखिए, सिस्टम 32 वायरस भी उसी ड्राइवर, सिस्टम इन्फेक्टर वायरस भी उसी कैटेगरी में. जो सिस्टम 32 है ना, वो आपके ड्राइवर से रिलेटेड फाइल्स है. आप देखिएगा फोल्डर एक आता होगा आपके सिस्टम में. ठीक है, कंप्यूटर में आप देखिएगा विंडोज के अंदर सिस्टम 32 नाम का एक फोल्डर बनाता है. हाँ बिल्कुल. तो अगर सिस्टम, पता नहीं अब सिस्टम 32 वायरस के नाम आप दे रहे हैं, आप कहीं पढ़े होंगे, मैंने सुना नहीं है, हो सकता है हजारों वायरस है. हजारों वायरसेस है. इस वायरस का नाम के तौर पर मैंने नहीं सुना है, लेकिन हो सकता है कि आप सुने हो तो हमसे पूछ रहे हो. अगर अंदाजा पे पूछ रहे हो, हाँ तो सुने हैं, तो उसके क्राइटेरिया को मैं बता देता हूँ. सिस्टम 32 आप जो वायरस के नाम आप जो दे रहे हैं, इसको सिस्टम 32 में आपके सारे एप्लीकेशंस के इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं, सब उसी में रहते हैं. अगर ये और ये सिस्टम इन्फेक्टर वायरस है, किस तरह का वायरस है, ये आएगा तो इसका काम है कि उसी में जाके .com और .exe को क्या करना, डिस्ट्रॉय. ठीक है, अगर ये आ गया तो समझिए कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस सब में काम करना अब आपके लिए क्या होने वाला है, दिक्कत होने वाला है. पूरा पूरा पूरा. ठीक है, ओके. तो ये 3 कैटेगरीज है. एंटीवायरस तो आपको बता ही चुके थे. ठीक है,
अब आते हैं कोई दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं, और कोई चीज आप लोग कंप्यूटर में, ये तो वायरसेस था, एक कॉमन टॉपिक था जो आपको बता दिए। बूटिंग का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? बूटिंग, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम बूटिंग, कंप्यूटर बूटिंग और मोबाइल बूटिंग? सर बूटिंग का समझते हैं? हाँ जी बोलिए। यस सर। बोलिए। सर बूटिंग का मतलब सर वो होता है सर, जब हम लोग जब कंप्यूटर को जब स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर से जो एक जो पहला स्क्रीन आता है ना सर, उसको कहते हैं सर बूटिंग। बूटिंग बिल्कुल सही। यानी स्टार्टिंग से लेकर पावर ऑन करते हैं, और उसके स्टार्टिंग से लेके जब काम करना हम स्टार्ट कर देते हैं, वहां तक जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? बूटिंग। बिल्कुल सही जवाब। बूटिंग में दो काम होता है, ठीक है? एक होता है पोस्ट, और एक होता है बूट स्ट्रैप। क्या होता है? बूट स्ट्रैप। ठीक है, बूट स्ट्रैप। पोस्ट में क्या होता है ना, कि जब स्टार्ट करते हैं तो वो पहले अपने हार्डवेयर को चेक कर लेता है। हम ठीक रहेंगे तब ना काम करेंगे, हम ही ठीक नहीं है तो काम कैसे आगे का होगा? तो पोस्ट को बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पहला काम क्या होता है बूटिंग में? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, सो स्टार्ट द नेक्स्ट जॉब। व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब? द नेक्स्ट जॉब इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप। उसको क्या कहेंगे? बूट स्ट्रैप। क्या जॉब है बूट स्ट्रैप का? टू फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेकेंडेड स्टोरेज डिवाइस। वो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने। कहाँ पे? आपके हार्ड डिस्क में, आपके एसएसडी में, आपके पेन ड्राइव में, आपके सीडी में, जहां पे भी आपने सेट किया है लोकेशन। ठीक है, अगर मोबाइल है तो आपके मेमोरी में। ओके, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है तो उसको वहां से उठाता है और रैम में स्टोर करना शुरू कर देता है। कहाँ शुरू कर देता है? रैम में। और जैसे स्टोर करना शुरू करता है, आपके स्क्रीन पे विंडो का लोगो, ये सब सारा चीज आना शुरू होता है। ओके, एक सर्टेन नंबर ऑफ फाइल को वहां से उठा के वो रखना शुरू करता है, तब तक जब तक कि कंट्रोल आपके पास ट्रांसफर ना हो जाए। एक समय उठाने के बाद, ठीक है, कंट्रोल जो है वो आपके पास ट्रांसफर हो जाता है, और ये बोल देता है कि सिस्टम आपका बूट हो चुका है, अब कंट्रोल आपको दिया जा चुका है, अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे अपनी मर्जी से यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक कंट्रोल हम रखे थे, अब बूटिंग हो गया है, अब कंट्रोल यूजर के पास दिए, ये पूरा कंप्यूटर अब यूजर के हाथ में है। यूजर जैसे चाहे इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमेशा वही कंट्रोल रख ले तो फिर इसको बनाने का फायदा क्या हुआ? ठीक, मुझे तो कंट्रोल चाहिए ही। ठीक है, तो कहता है कि स्टार्ट करने के बाद हम कंट्रोल आपको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब सुबह में सोए हुए हैं, सुबह में आप जग के खड़े हो, अब कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आपकी मर्जी है, दौड़िए, चलिए, ठीक है, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कॉलेज जाइए, जहां जाइए, आपकी मर्जी। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है जब आप माउस को यूज करना शुरू कर देते हैं, किसी चीज को सेलेक्ट करने लगते हैं, तो समझिए कि कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है। जब तक ये नहीं करने दे रहा है तब तक कंट्रोल आपके हाथ में। पावर ऑन करके तुरंत कुछ नहीं करने लगते हैं, कम से कम आपको एटलीस्ट 10 से 12 सेकंड, अगर एसएसडी भी है तो भी आपको वक्त लगता है। उस 12 सेकंड के बाद ही आप काम करते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग बूटिंग। ठीक है, या सिस्टम बूटिंग, कंप्यूटर बूटिंग, मोबाइल बूटिंग, वट जो भी आपका। हाँ बताते हैं। अब ये बूटिंग जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। टू टाइप्स है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली बूटिंग बोलते हैं, और उसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप समझते हैं। क्या स्टार्ट हुआ? नहीं, पावर ऑन करने से लेके, और ये कहाँ बोले हैं? ये तो हम आपको बता रहे हैं, पावर ऑन करने से लेके कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कर्सर, ठीक है, या कोई एक्टिविटी,
उस कंट्रोल को आपके हाथ में आने तक के बीच में जितना प्रोसेस हुआ वो बूटिंग है। ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है आपके हाथ में तो इसका मतलब कंप्यूटर प्रॉपर बूट नहीं, क्योंकि कंट्रोल अगर आपके हाथ में नहीं आएगा तो आप इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे कीजिए, फिर तो ये कंप्यूटर कोई यूज का नहीं रहेगा। तो वो पीरियड जिसमें पावर ऑन से लेके कंट्रोल आपके हाथ तक जाता है, उसी पीरियड को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाकी टाइम तो आप एग्जीक्यूट कराते हैं, यूज करते हैं, ऐप एप्लीकेशन खोलते हैं, बंद करते हैं, जो भी डिफरेंट वर्क आप परफॉर्म करते हैं, उसको हम थोड़ी बूटिंग में रखेंगे, नहीं। सिस्टम के स्विच ऑन से लेके सिस्टम के कर्सर आने तक, ऐसे मोटा मोटी आप याद रखिए, जहां पे आप कर्सर को आप मूव करने लगे, कुछ सेलेक्ट करने लगे, कुछ काम करने लगे, वहां तक के प्रोसेस को हम लोग, ठीक है, उसके आगे के प्रोसेस वो आपका है, वो बूटिंग नहीं है, वो तो यूज है। कहाँ लास्ट? नहीं, कौन बोला था अभी? हाँ जी, कौन बोला था जी? यस सर। ये तो यही था ना, मोनू कुमार। यस सर। ठीक है, स्विच ऑन से लेके कर्सर आने तक के बीच का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बूटिंग। यस सर। और कर्सर आ गया उसके बाद आप एमएस वर्ड खोलते हैं, पावर पॉइंट खोलते हैं, बंद करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बूटिंग का पार्ट नहीं है, नहीं सर, वो वो तो नहीं यूज है। का पार्ट है, वो कंप्यूटर यूज यस उसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या ये ऐसा बोले थे? आई डोंट थिंक, हमने ऐसा सुना नहीं नहीं। सर, नहीं सर, आप जब सर आपसे जो बोल रहे कर्सर आने तक का ना सर, हम वही बोले हैं सर। ठीक है, अच्छा, एनीवे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाए तो अच्छी बात है, उसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। अब ये जो बूटिंग है, ठीक है, ये दो तरह का होता है। ठीक है, पहले पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद बीच में इंटरप्ट कीजिएगा, अपना रीसेट और रीस्टार्ट बाद में कीजिएगा। एक बोलते हैं कोल्ड बूटिंग और एक को बोलते हैं हॉट और वार्म बूटिंग। एक को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग और एक को बोलते हैं हॉट और वार्म बूटिंग। क्लियर? कोल्ड बूटिंग क्या हुआ, पहली बार कंप्यूटर ऑफ है, ठीक है, ऑफ है, हम पहली बार पावर ऑन किए और हमारा कंप्यूटर बूट कर गया। ठीक है, मोबाइल ऑफ है, पावर बटन दबाए, मोबाइल ऑन हो गया। ठीक है, हम काम करना शुरू कर दिए। ये जो बूटिंग हुआ, दिस काइंड ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। क्यों? पहले से पावर सप्लाई नहीं था, मतलब मशीन बिल्कुल कोल्ड था। अब हम पहली बार पावर सप्लाई इसको दे रहे हैं और सिस्टम ऑन हो रहा है। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, सिस्टम ऑन रहता है लेकिन किसी खास वजह से सिस्टम हैंग कर जाता है, मोबाइल हैंग कर जाता है, हमको पूरे प्रोसेस को फिर से री इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम या तो रीस्टार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं या रीसेट बटन का इस्तेमाल करते हैं, जो भी है। ठीक है, इससे जो दोबारा बूट कर रहा है, दिस काइंड ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड हॉट और वार्म बूटिंग, क्योंकि इस केस में पावर पहले से ऑफ नहीं है, पावर ऑलरेडी है, सिर्फ प्रोसेस को क्या कर रहा है, रीस्टार्ट करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड हॉट और वार्म बूटिंग। पॉइंट क्लियर? तो जब पावर ऑफ है ऑन करते हैं कोल्ड बूटिंग, और जब रीस्टार्ट करते हैं हॉट बूटिंग। अब आई डोंट नो द टर्म हार्ड बूटिंग। ठीक है, हार्ड तो कहीं नहीं देखे हैं, सुने हैं, इट में भी सम कोई रख दिया हो तो अलग की बात है। ठीक है, कोल्ड ही ज्यादातर पॉपुलर है। ठीक है ना? अब हार्ड का सेंस क्या है, आई डोंट नो, कहाँ पढ़े थे, कोई लिख दिया होगा, हो सकता है। ठीक है, दिस इज जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें कोल्ड बूटिंग, हॉट और वार्म बूटिंग होता है। हालांकि हॉट भी कम ही बुक में मिलता है, वार्म बूटिंग ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो चूंकि बहुत सारी किताबें पढ़े हैं, हॉट और वार्म दोनों का जिक्र है, इसलिए मैं बार बार हॉट और वार्म बोल रहा हूँ। अब हार्ड बूटिंग करके, ठीक है, टर्म हो सकता है, अब होगा, ठीक है, होगा इसमें भी।
वो आप चेक कर लीजिएगा कि कोल्ड बूटिंग इज ऑल्सो नोन एज हार्ड बूटिंग और नॉट, ठीक है, वो आपका काम हुआ, ठीक है ना। ओके, तो ये बूटिंग आपका क्लियर हो गया। ओके, अब आपके पास जो बायोस, एक तो बायोस हम बताए थे, बेसिक इनपुट आउट। बूटिंग के दौरान कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है? जब आपका बूटिंग होता है, सिस्टम बूट करता है, उस समय कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है? जब बूटिंग होता है, हो गया तब की बात नहीं कर रहे हैं, जब बूटिंग रनिंग में होता है उस समय कौन सा सॉफ्टवेयर काम कराते रहता है, चलता रहता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? क्या वर्ड चलता है? पावर पॉइंट चलता है? एक्सेल चलता है? नहीं चलता। कौन चलता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वेयर दिस इज स्टोर्ड, बायोस कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? क्या हमारे हार्ड डिस्क में रहता है, पेन ड्राइव में रहता है? मदरबोर्ड में सर। मदरबोर्ड में रहता है। अच्छा ठीक है, मदरबोर्ड तो बहुत चीजों का कलेक्शन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का कलेक्शन है। तो अगर हम लोग मदरबोर्ड बोले तो एक इनिशियल व्यू पॉइंट से तो आपका मतलब सही है, लेकिन डायरेक्ट रूप से सही नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड स्टोर करने का तरीका नहीं है। हम मदरबोर्ड में कुछ स्टोर नहीं करते, स्टोर मेमोरी में करते हैं। सर उसमें एक बैटरी होता है सर, उस बैटरी से सर रीसेट हो जाता है सर वो बायोस। जो रैम लगा रहता है, ठीक है, वो आपका मदरबोर्ड में ही लगा रहता है। कंपोनेंट दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक होता है एम्बेडेड कंपोनेंट, मदरबोर्ड पे जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं। एक होता है एम्बेडेड कंपोनेंट्स, जो आपके मदरबोर्ड पे ही सेट होते हैं, सोल्डिंग होते हैं, सोल्डेड होते हैं, ठीक है। एक होता है कि कंपोनेंट स्लॉट होता है, उस स्लॉट में कंपोनेंट एक्सटर्नली उस स्लॉट में लगा दिया जाता है, लेकिन रहते वो मदरबोर्ड में ही रहते हैं, जिनमें से आपका रैम एक है और आपका ग्राफिक्स एडाप्टर जो है वो भी एक हो सकता है। क्लियर? प्रोसेसर भी है सर। हाँ, प्रोसेसर भी है। वो अलग से स्लॉट बना रहता है, उसको मदरबोर्ड में फिट किया जाता है। उसको हम लोग एम्बेडेड नहीं बोलेंगे, वर्क एम्बेडेड जैसा है पर वो एम्बेडेड नहीं है, ठीक है। ओके, स्लॉट बना है, हम जाके उस स्लॉट पे फिट कर देते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि इसमें एक्सटेंशन दे सकते हैं, और जो फिक्स्ड है, एम्बेडेड है, उनमें हम किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते। मान लीजिए i3 हम यूज कर रहे हैं और i5 तक लगा सकते हैं, तो i3 को हटा के उस स्लॉट में हम i5 भी डाल सकते हैं। ये एक फायदा है। सर 8 GB का मदरबोर्ड रैम में लगाए हूँ। चीज नहीं होता है सर। हाँ? मदरबोर्ड में सर प्रोसेसर चेंज नहीं होता है सर, प्रोसेसर और ग्राफिक्स नहीं चेंज होता है। रैम सर इंक्रीज होता है सर ये, लेकिन प्रोसेसर तो सर नहीं देखे हैं सर। कहाँ पढ़े हैं? सर देखे हैं, पढ़े हैं सर। हर मदरबोर्ड का एक सीरीज एक होता है, जो भी यस आपके सर। कंप्यूटर लैपटॉप में लगा है। हाँ आप मदरबोर्ड का अपना सीरीज जानिए और उस मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन दीजिएगा, तो वो बताएगा कि इसमें i5 तक सपोर्टेड है। अब सपोज कि अगर आप i5 ही लिए हैं, ठीक है, तब तो आगे का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें यह भी लिखा रहता है कि i3 भी काम करेगा। अब इन केस मान लीजिए i5 खराब हो गया और कम पैसा में या कहीं से फ्री में हमको i3 मिल गया, तो हम i5 को हटा के वहां i3 लगा देंगे, वो i3 भी काम करेगा। क्लियर? कंपेटेबल होना चाहिए सर। हाँ, तो कंपेटेबल में कम से कम एक दो सीरीज आगे का देता है आपको। बोर्ड जो आप लेते हैं ना, एक यस से सर। दो सीरीज का आपका देता है। अगर बोर्ड i5 के लिए ले रहे हैं, i5 के दौरान ले रहे हैं, तो वो कोशिश करता है कि जो i7 है वहां तक सपोर्ट कर जाए, ठीक है। सर वैसे और इस पे भी डिपेंड करता है, जो सॉकेट होता है ना, उसका सॉकेट नंबर होता है, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेसर उस सॉकेट नंबर को सपोर्ट करेंगे, उन सारे प्रोसेसर का भी आप इस्तेमाल उस मदरबोर्ड पे कर सकते हैं। क्लियर? चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं। कहां पे थे हम लोग? कंपोनेंट्स एम्बेडेड और मदरबोर्ड पे एक्सटर्नली लगाना, ये समझा दिए।
एक होता है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, ठीक है, वो मदरबोर्ड पे डायरेक्ट जो हम नहीं जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट में जुड़ते हैं थ्रू द केबल, थ्रू द केबल। जैसे इस मदरबोर्ड में ये कीबोर्ड थ्रू द केबल जुड़ा है, ये मॉनिटर थ्रू द केबल जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इंटरनेट का कनेक्शन थ्रू द क्या जुड़ा हुआ है, केबल। डिपेंड करता है, यूएसबी यूनिवर्सल हो गया तो आप किसी भी चीज को आज के डेट में यूनिवर्सल बना सकते हैं, लेकिन सारे चीज अभी यूनिवर्सल बेस्ड पे यूएसबी पे बेस पे हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आप ये मदरबोर्ड है, यूएसबी भी हो सकता है और वो गोल वाला पिन जो होता है उसमें भी हो सकता है, तो वो सब अभी मदरबोर्ड में रहता है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्पस वो नहीं है, पर्पस ये है कि जोड़ कैसे रहे, इंटरनली तो जोड़ नहीं रहे हैं, मदरबोर्ड पे तो नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि एक्सटर्नली जोड़ रहे हैं थ्रू द केबल, थ्रू द केबल। तो मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी दो तरीके से हो सकता है, कि एम्बेडेड फैक्टर में हो सकता है, एम्बेडेड में एक होता है जो ऑलरेडी सोल्डेड होता है, दूसरा होता है स्लॉट सिस्टम में होता है, और तीसरा हो गया थ्रू द केबल कनेक्टिविटी। पॉइंट क्लियर? ओके ओके। पीसीआई स्लॉट उसको बोलते हैं, पीसीआई बोलते हैं, गोल वाला जो स्लॉट होता है ना उसी को पीसीआई स्लॉट। सर पीसीआई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आज के डेट में ज्यादातर आपको कीबोर्ड माउस यूएसबी पे मिलेगा, क्योंकि अब सिस्टम जो हो रहा है, अब कंपनी कोशिश कर रही है कि सबको यूनिवर्सल कर दें। नहीं, अभी वो भी आता है, आप खोजिएगा कि कहिएगा ना हमको वही चाहिए, सीरियल वाला दो, ठीक है, तो आपको वो भी देगा, ठीक है, लेकिन ऐसे जनरल में कीबोर्ड चाहिए तो यूएसबी वाला देगा आपको, ठीक है। बहुत में कनेक्टर भी आता है, आप चेंज भी कर सकते हैं, आप यूएसबी टू सीरियल चेंज कर सकते हैं, सीरियल टू यूएसबी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूएसबी पे बोल रहे हैं क्या सर? हाँ, PS2 कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ PS2 कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, उसी और सर कीबोर्ड, वो सीपीयू मदरबोर्ड सर, वो PS2 वो भी के बारे में हम सर उसकी PCI भी से बात बोल कर रहे रहा थे। है। तो जैसे इनका क्वेश्चन है कि सब यूएसबी पे आजकल हो गया है, यूनिवर्सल पे हो गया है, मैंने कहा हो गया है बिल्कुल, और कोशिश भी कर रही है कंपनी कि हम सारे चीजों को इस पे लाएं। उसका फायदा है, फायदा क्या है, स्पीड है इसमें, यूएसबी में क्या है, स्पीड है, और सब कोई चाहता है कि जो हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं वो फास्ट से फास्ट काम करे, ठीक है, ओके। बट अभी सारे चीज इस पे कन्वर्ट हो गया, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी आपको कीबोर्ड ऐसे मिलेंगे जो PS2 बेस्ड है, मिल जाएंगे आपको मार्केट में, ठीक है, आपको माउस भी मिल जाएंगे जो PS2 बेस्ड, ठीक है। मदरबोर्ड में भी ज्यादातर में अभी तक पोर्ट दे रहा है, हो सकता है कि आगे कुछ समय के बाद क्या वो पोर्ट देना बंद कर दे, जैसे अभी अभी क्या लैपटॉप हम लोग खरीदते हैं तो इथरनेट जो पोर्ट है वो देना बंद कर दिया, ज्यादातर लैपटॉप में जो हम खरीदते हैं कहाँ इथरनेट पोर्ट दे रहा है, कहीं पे हम लाइन कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्या है भाई, तो अब वाईफाई कनेक्टिविटी, क्यों, क्योंकि वाईफाई ही अब वाइड स्केल में हो गया है, ठीक है, ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन आपको मिल जा रहा है, सस्ता होते जा रहा है, ठीक है, हर जगह आप राउटर की व्यवस्था कर रहे हैं, ओके, वाईफाई से आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ कंपनी का ऐसा मानना है, क्या जरूरत है वो दे, कुछ कंपनी का मानना है कि नहीं देते रहेंगे, अभी भी लोग वाईफाई पे पूरी तरह से अपने आप को, ठीक है, सिक्योर नहीं महसूस करता है, या उसको लगता है कि डाटा जो है वो फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है, जितना स्मूथ हमारा किस पे आएगा, लाइन कार्ड पे आएगा, तो वो लोग आपको देते हैं। तो गेमिंग लैपटॉप में आता है आपका, ऐसे आप जो भी नोटबुक टाइप का आप लेंगे उसमें से सब गायब कर दिया है, चाहे वो डेल हो चाहे वो HP हो, कोई भी, इसमें गायब है ना जी, है इसमें कुछ। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ कनेक्ट करना होता है वाईफाई का, मान लीजिए कि यहाँ पे है, दिक्कत आ रहा है सिग्नल का, तो हम क्या करेंगे, अब कैसे काम होगा, इसमें तो है नहीं, ठीक है, RJ45 केबल लगाने का तो व्यवस्था इसमें है नहीं, तो हमने एक कनेक्टर लिया था, वो संजोग से आज ही टूट गया, वो कनेक्टर यहाँ पे लगाए होंगे, देखिएगा उजला रंग का था, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, RJ45 कनेक्टर में आपको कह रहा था इसको लगा दीजिए, यहाँ कन्वर्ट कर दे रहा था वो यूएसबी, काम हो जा रहा था, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में RJ44 ये भी खत्म हो जाए और सारा किस पे कन्वर्ट कर दिया जाए, यूएसबी पे, ये भी भविष्य हो सकता है, ठीक है, भविष्य तो यूएसबी का ही है, क्योंकि
इसमें कम्युनिकेशन बाकी के मुकाबले फास्टर और कन्वीनियंट है, इसका मेंटेनेंस बेहतर है। ठीक है, उसमें पिन वाला सिस्टम है, लगाते थे कई बार, अगर 100 बार 150 बार अगर इन आउट करें तो पिन क्या हो जाता था, टूट जाता था। इसमें नहीं होगा। ठीक है, HDMI दीजिए आप, जो पोर्ट है आपका, इससे बेहतर है HDMI पोर्ट, है ना? क्यों बेहतर है? उसमें पिन है, अगर हम बार बार ये करेंगे तो कभी भी पिन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हो सकता है प्रोजेक्टर काम करना बंद कर दे। उसमें ऐसा व्यवस्था नहीं है। ड्यूरेबिलिटी, कन्वीनियंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इसलिए। ओके, तो जैसे हम लोग बायोस पे थे अभी, ये बायोस कहाँ था अभी तक कोई बताया नहीं है क्लियर कर कि बायोस मदरबोर्ड में बोला गया। हम कहेंगे इनडायरेक्ट रूप से तो मदरबोर्ड हम समझ भी लेंगे, डायरेक्ट रूप से सही नहीं है। बायोस मदरबोर्ड में नहीं होता है, मदरबोर्ड पर किसी डिवाइस में होता है, किसी कंपोनेंट में होता है। और कोई भी सॉफ्टवेयर स्टोर होता है तो वो मेमोरी में होता है। किसमें होता है? मेमोरी में। और बायोस जिस मेमोरी में स्टोर्ड होता है उसको हम लोग रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। व्हाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी? हाँ जी, रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब हुआ, आप बताइए। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली का क्या मतलब हुआ? जिसे सिर्फ स्टोर करने वाला होता है सर, स्टोरेज। घबरा तो रही है, आप ही से पूछ रहे हैं ना, आपसे उनसे ना उनसे। रीड ओनली मेमोरी क्या मतलब हुआ? तो जब अगर फाइल में स्टोर कर सकता हूं तो फिर रीड ओनली नहीं हो गया ना, स्टोर करना मतलब राइट हो गया, तो फिर तो राइट ओनली मेमोरी हो गया। और मैं कह रहा हूं कि राइट नहीं है, ये रीड ओनली मेमोरी है। ठीक, चलिए, उसको रोम ही बोलते हैं, ठीक है। और उसको रोम, रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं, फ्लैशबैक मेमोरी दूसरा चीज होगा। मैं बता देता हूँ, उसी का टाइप हो गया, लेकिन अभी रोम की बात कर रहे हैं, इसमें क्लासिफिकेशन अभी बाकी है। रोम इसलिए बोलते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरर एक बार बायोस राइट करके आपको दे देता है और कहता है रोम कि अगर एक बार मेरे को राइट कर दिया गया तो दोबारा मैं राइट नहीं हो सकता, यू कांट राइट इट। ठीक है, सिर्फ एक ही बार आप राइट कर सकते। ओके, लेकिन ऐसा भी है, समय के साथ ऐसा नहीं चला। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि ऐसा दे देंगे तो फिर क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, हमेशा कंप्यूटर उतना ही चीज में बंद जाएगा, तो थोड़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी ने सोचा कि तब तो अपडेट देना होगा। तब क्या देना होगा? अपडेट देना होगा। तो अपडेट देने का मतलब क्या हुआ कि राइट करना होगा। और आप कह रहे हैं कि ये तो रॉम है, तो एक बार लिख दिए तो दोबारा इसमें राइट नहीं होगा। तो शुरुआत में ऐसा ही था। शुरू में जब 886 सिस्टम, 186 सिस्टम, 186 सिस्टम, 286 सिस्टम, 386, 486, ये सब जब यूज किया गया तो ऐसा ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद चेंज किया गया और इसमें 3 तरह के रोम लाए। फर्स्ट इज कॉल्ड पी रोम, ये रोम ही पी रोम। सर साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा हट गया थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड पी रोम, सेकेंड इज कॉल्ड ईपी रोम एंड थर्ड इज कॉल्ड ईईपी रोम। कितने तरह के रैम है? 3, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके बारे में अभी बात की है, जिसे हम सिंपली रोम बोलते हैं। यानी एक बार प्रोग्राम लिखिए, बार बार इसको रीड कीजिए। एक बार प्रोग्राम लिखिए, बार बार रीड कीजिए। तो मैन्युफैक्चरर ने बायोस में डाल दिया, एक बार दे दिया, अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो बायोस है वो बूट करेगा सिस्टम।
ठीक है, हुआ कि नहीं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिस्टम में कहीं नया हार्डवेयर आए तो उसकी भी पहचान भविष्य में बननी चाहिए, कम से कम इतना लायक तो कर दें। तो हुआ कि बदलना पड़ेगा, अपडेट देना होगा। तो ठीक है, अपडेट भेजेंगे, यूजर अपडेट करेगा। ठीक है, अभी बायोस का अपडेट आप लोग को जो भी रखे होंगे कई बार, 2-3 बार आता है, और मोबाइल में भी आते रहता है। ठीक है, तो पी रोम को रिप्लेस किया गया ईपी रोम से, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट किया गया है उसमें दोबारा रीराइट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसको इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रे की जरूरत है। अब या तो उस मेमोरी पे यूवी का बल्ब लगाइए, या तो उसे सन रे में निकाल के क्या हो जाइए, ले जाइए, तो सन रे में यूवी होता है। ठीक है, तो या तो यूवी बल्ब दीजिए, लाइट उस पर दीजिए तो वो रिमूव होगा, या फिर यूवी रे में ले जाइए। कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया, लेकिन इसी उस समय यही व्यवस्था। ठीक है, तो आप उसको पिछले वाले को हटा दीजिए और नए वाले फ्रेश बायोस को क्या कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए, ये काम हो जाता था। लेकिन हुआ कि इसमें यूजर कन्वीनियंट नहीं हुआ। अब इसमें तो डेवलपर का काम हो गया, वो डेवलपर अपने आइडिया से उसको रिमूव करेगा, फिर उसमें फ्रेश बायोस इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो अगला वर्जन आपको बायोस को मिलेगा, उसके पास आप ले जाइएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, वो भी टाइम लेगा, पैसा भी लगेगा। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। हम चाहते हैं कि हम बायोस भेजें एकदम, नेट का जमाना है, हम आप ही के पास अपडेट भेज दिए और आप अपडेट चलाएं और आपका बायोस क्या हो गया, इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, तो एक दूसरा बायोस इन्वेंट किया गया, दैट इज कॉल्ड ईईपीरो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यानी फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज, ठीक है, इसको चेंज करके जो डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि राइट हो रहा है, सपोज राइट हो रहा है, तो हम इस रोम में 3 वोल्ट को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ओके, और जब इसके डेटा को हमको रिमूव करना है तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम उस समय इसमें 3.5 वोल्ट सप्लाई कर देंगे या 4 वोल्ट सप्लाई कर देंगे, तो जो भी डाटा इसमें स्टोर्ड है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 वोल्ट पे हम नए डाटा को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। यानी ऑलवेज वो काम 3 वोल्ट पे कर रहा है, जब इरेज करना होगा तो हम वोल्टेज को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। पॉइंट क्लियर, वो उसमें डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। एक कंसेप्ट लेके चले हैं, एग्जैक्टली कितने वोल्ट पे काम कर रहा है वो नहीं पता है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ईईपीरोम जब से मिला तब से आज तक जो भी हम लोग मदरबोर्ड यूज करते हैं, यानी पिछले पेंटियम से ही मान लीजिए, पेंटियम से अभी तक जो भी मदरबोर्ड हम लोग यूज करते हैं वो सब में जो रोम आता है, ठीक है, वो रोम ईईपीरोम होता है। क्या होता है, ईईपीरोम होता है। आज के डेट में आपके पास जो बायोस आ रहा है, इस बायोस को आप अपडेट कर सकते हैं, आपको इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एचपी का है तो आप बायोस अपडेट एचपी का जो ये आता है, ठीक है, नहीं वो क्या देता है, एक सर्विस वाला देता है ना, एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें जाके उसका बायोस, हाँ, ट्रबल शूटिंग करके कुछ आता है उसका, एचपी सपोर्ट आता है सर, एचपी सपोर्ट, उसमें जाइए और बायोस अपडेट का खोजिएगा, तो टाइम टू टाइम आपको बायोस अपडेट देगा। एक कंपनी अपने लैपटॉप के लिए, ठीक है, 3 से 4 बार बायोस अपडेट भेजती है, हमेशा आपको अपडेट नहीं भेजेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि ये लैपटॉप ले लिए तो अब 20 साल तक काम करता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अपडेट एक सर्टेन टाइम तक ही आपको पास आएगा, उसके बाद नहीं है। ठीक है, क्लियर। मोबाइल में भी होता है, आप एंड्रॉयड 8 लेते हैं, एंड्रॉयड 9 तक चले जाते हैं, किसी किसी में एंड्रॉयड 10 तक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है एंड्रॉयड 11 भी आ जाएगा तो आपका काम करेगा, 12 भी आ जाएगा तो काम करेगा, नहीं। क्योंकि उस बायोस की लिमिटेशन होती है कि इतना ही मेमोरी तक हम बढ़ सकते हैं, हमारी मेमोरी जो है वो लिमिटेड है। अब सर आ गए, ये ऑनलाइन में क्या नाम है, यस सर, मोनू कुमार ना, यस सर।
एक काम कीजिए ना, ये आप इसका स्नैप ले लीजिए। सर हम मोबाइल